सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पवन आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं मेरे भाई और क्लास को शेयर कर दें, है ना। और आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन है ना। इसका आंसर करना स्टार्ट कीजिए। आज जनरली इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो आपका इन्वायरमेंटल या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, जैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स या सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि आने की, उन सारे टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है यार। फिर क्लास को करते हैं हम लोग कंटिन्यू। एक बार आप सभी लोग बताएंगे, है ना, क्या सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो आप सभी ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना। तो ये कितना होगा मेरे भाई? 135 लीटर्स होता है। 135 बीच होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस 135 लीटर में सबसे ज़्यादा पानी या वाटर की कंज्यूम कहाँ पे किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, तो वो होता है मेरे भाई बाथिंग में, है ना। बाथिंग में कितना होता है? 55 लीटर्स, 55 लीटर। दिन बात किया जाए नहाने के बाद, है ना, कुकिंग में बात किया जाए, कुकिंग में होता है 5 लीटर्स, खाना बनाना हो गया, है ना। उसके बाद ड्रिंकिंग की बात किया जाए, ड्रिंकिंग में 5 लीटर्स, है ना। फिर आगे अगर बात किया जाए, ड्रिंकिंग हो गया 5 लीटर्स, और क्लॉथिंग में, है ना, कपड़े की सफाई में, क्लॉथिंग में जो होता है आपका 20 लीटर्स। ठीक है, इसी तरीके से फ्लशिंग में यूज़ लिया जाता है 30 लीटर्स, है ना। ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस ज़्यादातर कभी कभी पूछा जाता है कि एक पर्सन के द्वारा सबसे ज़्यादा वाटर जो कंज्यूम किया जाता है किस पर्पज़ के लिए यूज में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा मेरे भाई बाथिंग पर्पज़। आंसर विल बी 55 लीटर, है ना। ये जो डाटा है अलग अलग, ये एज पर IS कोड 10-500 2012 के अकॉर्डिंग, IS 10-500, है ना, 2012 IS कोड के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा का है। ठीक है, सभी को मेरे भाई राधे राधे, नमस्ते सभी को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अ वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रेटा, है ना, इम्परवियस स्ट्रेटम इज कॉल्ड। देखिए क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये क्या है? ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल की बात किया जाए, ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड पे जो सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल होते हैं उन्हें सरफेस सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। सरफेस सोर्स ऑफ वाटर के एग्जांपल्स जैसे आपका झील हो गया, है ना, लेक, झील हो गया, पॉन्ड हो गया, समुद्र हो गया, कोई रिवर हो गई, या कोई फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ जैसे कैनाल हो गई, है ना। ये सभी सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ होते हैं। लेकिन सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनसे अगर पानी मुझे अपने यूज के लिए लेना है तो मुझे क्या करना होगा? ट्यूबवेल या पंप वेल का यूज करना होगा। तो ट्यूबवेल और पंप वेल जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से नीचे, है ना, ग्राउंड से नीचे जब क्या करते हैं, पंप वेल को हम लोग ड्रिल करते हैं, है ना, तो उसके लिए कई सारी परवियस और कई सारी इम्परवियस लेयर को मुझे क्या करना होता है? ड्रिल करना होता है। तो मान लीजिए कि ये क्या है? आपकी इम्परवियस लेयर, इम्परवियस है, और ये है आपकी परवियस लेयर। तो आपको पता होना चाहिए एक बात कि ये जो इम्परवियस लेयर होता है मेरे भाई, इम्परवियस लेयर क्या होती है? एक रॉक की चट्टान होती है ना। यहाँ पे पानी आपको नहीं मिलेगा। आप कह सकते हो ये एक्वीफ्यूज होती है, एक्वीफ्यूज की लेयर। एक्वीफ्यूज के एग्जांपल्स रॉक होते हैं जो कि ना ही पोरस होती हैं, ना ही आप कह सकते हो, ना ही वो पानी को होल्ड करके रख सकती हैं। पानी जो मिलता है आपकी परवियस लेयर में। तो अब मुझे पंप या ट्यूबवेल की हेल्प से क्या करना है? मुझे पानी को, है ना, क्या करना है? पंप आउट करना है। तो मुझे क्या करना होगा? इस इम्परवियस लेयर को ड्रिल करके परवियस लेयर तक, यहाँ तक पाइप को मैं क्या काम करूँगा? इंसर्ट कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेनर पाइप को, है ना, स्ट्रेनर पाइप को यहाँ पे फिट करूँगा। यहाँ पे हमारी होगी फिट मोटर या ट्यूबवेल, उसकी हेल्प से हम लोग पानी को क्या काम करेंगे? पंप आउट करा लेंगे।
तो बात किया जाए, ए वेल कंस्ट्रक्टेड ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस लेयर, तो बिना इम्परवियस लेयर को पास किए हुए अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड में पानी को क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, ट्यूबवेल बोलेंगे या आर्टिजन वेल बोलेंगे, सैलो वेल बोलेंगे या इन्फिल्ट्रेशन बोलेंगे। तो इम्परवियस लेयर से पानी लेना बिना किसी पर इम्परवियस लेयर को ब्रेक किए, इसी के ऊपर से पानी को लेना, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सैलो वेल। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीप वेल किसे बोलेंगे, डीप वेल उसे बोलेंगे जो कई सारी इम्परवियस लेयर को ड्रिल करते हुए पानी क्या काम करे, शक करे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीप वेल। जनरली इस सैलो वेल की बात किया जाए तो इसकी डेप्थ जो होती है मेरे भाई, डेप्थ अप टू 50 फीट, 50 फीट क्या होती है इसकी डेप्थ होती है, कितना होती है, 50 फीट इसकी डेप्थ होती है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इनफिल्ट्रेशन वेल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सैलो वेल। क्वेश्चन में पूछा गया है वेल की बात कर रहा है ना यार, तो वेल आंसर करोगे ना, ठीक है, ठीक। चलो अगर बात किया जाए इनफिल्ट्रेशन वेल, ट्यूबवेल आपने समझ लिया, कई सारी इम्परवियस लेयर को ड्रिल करने के बाद जब मैं क्या काम करूंगा, पानी को वहां से पंप आउट करूंगा, तो वहां से क्या है, मुझे पानी मिलेगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा इनफिल्ट्रेशन वेल में, जैसे कोई मान लीजिए कि सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बॉडी है, रिवर हो गई, है ना, तो रिवर क्या हो गई, रिवर क्या होगा, गर्मियों के मौसम में देखोगे कि इसका जो मतलब पानी का जो एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, आसपास पूरा आपको ड्राई सैंड देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आसपास जो ड्राई सैंड दिख रहा है इसके जस्ट बैंक में, किनारे में, वहाँ अगर आप क्या काम कीजिए, डीप कोई आप वेल का कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, कुछ डेप्थ तक 15 से 20 फीट अगर डेप्थ आप क्या काम कीजिए, खुदाई कर दीजिए, तो यहाँ से पानी रिसाव होके, है ना, रिस के सीपेज होके उस वेल में आपको मिल जाएगा। तो उसे तो हम लोग नहीं बोलेंगे ना यार, वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड, ग्राउंड की बात कर रहा है, विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस लेयर, तो कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है बिना इम्परवियस लेयर को पास किए। तो ये आपकी आर्टिसन वेल बोलते तो हैं, इनफिल्ट्रेशन वेल बोलते तो हैं, लेकिन ये आपकी एग्जैक्टली वेल नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात किया जाए आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 की, द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी इज जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, तो किसी शहर की कुल जल आवश्यकता का आकलन आमतौर पर किसके बेसिस पे किया जाता है, या मुझे किसी टाउन या किसी विलेज, है ना, किसी एरिया में मुझे क्या करना है, पानी को सप्लाई करना है, तो वहाँ पे कितना मुझे पानी सप्लाई करना है, या उस पर्टिकुलर एरिया का कितना डिमांड है पानी का, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना, हम लोग क्या काम करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड या तो इसका, या मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना पानी मैं उस कम्युनिटी को सप्लाई करूंगा। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को हम लोग को इंसिडेंट ड्राफ्ट भी बोलते हैं, है ना, को इंसिडेंट ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, यही क्या होगा, हम लोग उस कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया को पानी सप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ आइदर ए और बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यार। तो हो सकता है कि कमेंट्स आपके रीड ना किए जाएं, लेकिन आपको आंसर करना है सही तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है, द टोटल वाटर डिमांड में बी टेकन एज, total water demand may be taken as, option A is 135 liter per day, 160 liter per day, 210 liter per day या 270 liter per day। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। टोटल वाटर डिमांड में भी टेकन एज, कितना पानी चाहिए। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन आंसर करेगा। देखिए यहाँ पे गलतियाँ आप लोग कर रहे हो। तो 135 जो लीटर होता है डिमांड, वो डोमेस्टिक डिमांड होता है। कैसा डिमांड होता है, डोमेस्टिक। और टोटल डिमांड की बात करें तो इसमें आप लोग इंडस्ट्रियल डिमांड, है ना, साथ ही लॉस एंड थेफ्ट
जो कि 15% टोटल वाटर सप्लाई का होता है, उसको भी इंक्लूड करते हुए, और किसको इंक्लूड करेंगे मेरे भाई, साथ ही साथ पब्लिक यूज़ के लिए, और फायर डिमांड हो गया, लॉस थेफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, इन सभी को इंक्लूड करते हुए हम लोग टोटल डिमांड ऑफ वाटर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका आंसर तब सही होता जब डोमेस्टिक यूज़ की बात करता, ओनली फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, ओनली फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, ओनली फॉर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 135 लीटर आप लोग आंसर करोगे। लेकिन टोटल डिमांड की बात करेगा तो टोटल डिमांड 270 लीटर होता है, जिसमें कि ये डोमेस्टिक डिमांड होता है ना, डोमेस्टिक प्लस लॉस एंड थेफ्ट, लॉस एंड थेफ्ट प्लस इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है। साथ ही साथ इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, डोमेस्टिक, लॉस एंड थेफ्ट, इंडस्ट्रियल हो गया। और अगर बात किया जाए मेरे भाई यहाँ पे पब्लिक यूज़ और फायर डिमांड, क्या पब्लिक यूज़ और फायर डिमांड भी यहाँ पे कर सकते हो, फायर डिमांड, फायर डिमांड साथ ही साथ पब्लिक यूज़, पब्लिक यूज़। तो ये आपका टोटल डिमांड ऑफ वाटर होगा, 270 लीटर्स होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या है, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स क्या होंगे जिनके सामने आएगा ये क्वेश्चन तो 135 लीटर आंसर करके चले आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, समझ गए, टोटल डिमांड और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए पर कैपिटा पर डे लिखा जाता है क्वेश्चन में, तो वो होगा 135 लीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, आप सभी को है ना, पूछा जा रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा है ना। तो एवरेज डेली डिमांड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब सिर्फ पानी सप्लाई नहीं, जो हम लोग वाटर सप्लाई के लिए पाइप का नेटवर्क फैलाएंगे पूरे टाउन, पूरे विलेज या पूरे एरिया में, उस नेटवर्क को डिज़ाइन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या उस टाउन या उस विलेज या उस एरिया का टोटल कितना वाटर डिमांड है, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर को जो है डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन जो किया जाएगा है ना वाटर सप्लाई के लिए, वो एवरेज डेली डिमांड या पीक आवरली डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या ऑप्शन बी एंड सी दोनों। तो पीक आवरली डिमांड और साथ ही साथ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, जिसको कि आप पीछे देखें है ना, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, सम ऑफ है ना, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड का सम होता है ना, मैक्सिमम डेली डिमांड मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड का सम होता है, फायर डिमांड का सम, इन दोनों का मैक्सिमम ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। तो योर ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है डियर, क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई की बात किया जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर की बात किया जाए डियर, तो सोर्स ऑफ वाटर में हम लोग सरफेस सोर्स, सरफेस सोर्स एंड सब सरफेस सोर्स, सरफेस एंड सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स की बात किया जाए तो इसमें आपका रिवर आ जाएगा है ना, सी वाटर हो जाएगा, जो कि इससे हम लोग पानी डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते हैं है ना, कैनाल हो गया, ठीक है, लेक हो गया, ये सभी आपके सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में आएंगे। सब सरफेस की बात किया जाए तो स्प्रिंग्स हो गई, स्प्रिंग्स हो गई, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज हो गई, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है ना, इनफिल्ट्रेशन वेल हो गया, इनफिल्ट्रेशन वेल हो गया है ना। साथ ही साथ आप सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में ट्यूबवेल और पंप वेल को भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यार, स्ट्रीम, ट्यूबवेल, रिजर्वायर, डैम। तो ये रिजर्वायर भी जो होता है वो सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए,
रिजर्वायर, मतलब यहाँ पानी को हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, तो ये भी हमारा सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में ही कंसीडर किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। किसकी बात किया गया है मेरे भाई, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर की बात किया गया है। तो सब सरफेस में क्या होगा मेरे भाई, आपका ट्यूबवेल, सीधा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्ट्रीम्स, रिजर्वायर, डैम, स्ट्रीम्स का मतलब जैसे बहती हुई कैनाल हो गई, बहता हुआ कोई कैचमेंट एरिया से पानी हो गया, सब किस में आ जाएगा आपका, इसमें सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे आप स्ट्रीम लिख ही लीजिए, है ना, स्ट्रीम्स, ठीक है, क्लियर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे पूछा जा रहा है डियर, है ना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 7 में, एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन इज, है ना, पीएच वैल्यू जब कम होगी, अगर ज़्यादा होगी तो मुझे कम टाइम के लिए क्या होगा, क्लोरिनेशन, सॉरी ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कॉन्टैक्ट पीरियड हमारा ज़्यादा रखना होगा क्लोरिनेशन के लिए। लेकिन क्या है, पीएच वैल्यू लोअर है, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन के लिए, है ना, बढ़िया क्लोरिनेशन या पानी का बढ़िया क्लोरिनेशन हो, उसके लिए पानी की जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए कम होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, पीएच वैल्यू लगभग मतलब 5 से, है ना, 5 से, है ना, 7 या 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच जैसे ही लोअर होगा, कॉन्टैक्ट पीरियड आपका लोअर होना चाहिए, ठीक है। तो एज होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो लोअर पीएच वैल्यू होता है, लगभग पीएच लेस देन 5 पे जो होता है, क्लोरीन जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइपोक्लोरस बनाता है। क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस, जो कि क्या होता है, पैथोजेंस को किल करने के लिए बहुत ही बेहतर केमिकल माना जाता है, ठीक है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए, है ना, रेजिडियल क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, सुकुल जी ना बढ़िया आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछा जा रहा है द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला CaCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, CaOCl2, सॉरी CaOCl2, ठीक है, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें अबाउट 30 to 35% क्या होता है, क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर में 30 to 35% क्या होता है, Cl2 का परसेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर जो हो जाएगा आपका, अरे यार झरना, जैसे मान लो कि कभी जाते हो ना गर्मियों के मौसम में, पानी ऐसे फाउंटेन तरीके इस तरीके से जब गिरता है किसी पहाड़ी के अंदर से, पहाड़ी के अंदर से नहीं, वो क्या होता है, कई सारी परवियस इम्परवियस लेयर के बीच में पानी स्टोर होके रखा रहता है। लेकिन क्या होता है, जब एक्सेस प्रेशर होता है तो कहीं से क्रैक्स होता है और वहाँ से पानी पहाड़ी से क्या होने लगता है, टपकने लगता है। और मस्त आप लोग गर्मियों के मौसम में जाके इसको एंजॉय करते हो कि जा रहा हूँ मैं झरने के नीचे नहाने, है ना। तो ये होता है झरना, स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कमलेश जी समझ में आया डियर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। परमिसिबल लिमिट की बात किया जा रहा है तो आपको फॉलो करना होगा IS 10500, IS 10500 2012, IS 10500 2012 के अकॉर्डिंग आपका इनसे आंसर करना है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट, है ना, और कॉज फॉर रिजेक्शन, है ना, रिजेक्शन लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल लिमिट 1 mg पर लीटर होना चाहिए, 1 mg पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5 mg पर लीटर एज पर IS 10500 2012। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 नहीं, 1.5 है कॉज फॉर रिजेक्शन, या मैक्सिमम लिमिट है ना। आपको एक्सेप्टेबल लिमिट पूछा गया है, एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट दोनों सेम होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आपका क्या होगा मेरे भाई, 1 है ही नहीं, तो आप आंसर बी जो है करके आओगे। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और वैसे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बोल दिया तो इसका मतलब यही है कॉज फॉर रिजेक्शन। जिस मतलब आप कह सकते हो अमाउंट पे हम रिजेक्ट कर देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, कि मैं इससे ज़्यादा अलाउ कर ही नहीं सकता, मतलब वो हमारी रिजेक्शन लिमिट है। तो 1.5 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन, है ना। तो जो ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है, सेफ वाटर का मतलब ड्रिंकिंग वाटर या इसी को हम लोग पोर्टेबल वाटर भी बोलते हैं। पोर्टेबल वाटर, सेफ वाटर, पोर्टेबल वाटर सब क्या है आपका एक सेम बात है ना। सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर सभी के सभी आप कह सकते हो, है ना, एक दूसरे के क्या हैं भाई या होमोजीनियस। ठीक है, सभी क्या है एक दूसरे के समान अर्थी शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सेफ वाटर डज नॉट कंटेन, टेस्ट तो होना चाहिए, कलर भी होना चाहिए, ऑर्डर और पैथोजेंस। तो मेरे भाई देखो, पैथोजेंस जो है पहला कंसर्न हमारा होना चाहिए कि हमारे पीने का जो पानी है पैथोजन फ्री होना चाहिए। अगर पैथोजन होंगे उसमें तो उससे क्या है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो मुझे बीमारियों से बचना है। तो पहली बात पानी हमारा पैथोजन फ्री होना चाहिए। दिन बात होती है ऑर्डर की, मतलब उसकी स्मेल कैसी है। कभी कभी क्या होता है कि पानी अगर पीने योग्य है, ऑर्डर कैसा भी हो उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। देखो परमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखो परमिसिबल और एक्सेप्टेबल, सिर्फ आपसे पूछता कि परमिसिबल लिमिट का मतलब मैं अनुमति कितना तक दे सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे 1 लीटर दूध दो, है ना, 1 लीटर दूध लाइए मुझे दीजिए, लेकिन मैं उसमें बोलूँ देखिए दूध इस शर्त पे लाइएगा कि उसमें 100 मिलीग्राम से ज़्यादा पानी ना ऐड हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट हो गया या परमिसिबल लिमिट हो गया कि मैं इतना परमिसिबल दे सकता हूँ। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, 1 लीटर दूध में कम से कम हम 150 ml पानी मिलाएंगे तभी मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ हो सकता है कुछ लोग होंगे, तो ये 150 ml क्या है, आप बोल रहे हो कि सर 150 ml क्या है, हम मिलाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मतलब इससे ज़्यादा तो अगर आप पानी मिला के लाओगे तो मैं दूध को रिजेक्ट कर दूंगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट का मतलब कॉज फॉर रिजेक्शन, मतलब इस लिमिट में मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो अगर बोलेगा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन, दोनों बात सेम है। अगर बोलेगा एक्सेप्टेबल लिमिट, बोलेगा परमिसिबल लिमिट, दोनों बात सेम है। बात समझ में आ गई? किसको नहीं समझ में आया यार? तो अगर दूध में मिलाने वाला काम करते होगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पानी मिलाने वाला काम कौन कौन करता है भाई बताइए? अब समझ में आया यार? चलो आगे चलते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो चुका? हाँ इसका आंसर हो चुका। ठीक, चलो अब इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? परमिसिबल लिमिट, देखो अब आ गया ना वो परमिसिबल लिमिट, मतलब ठीक है इतना तक काम चलेगा। ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर गाइडलाइंस ऑफ WHO ही क्या है, ये IS कोड 10500 2012 में जो डाटा है ना, ये WHO ने क्या है सर्टिफाइड कर रखा है। ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एज पर WHO, इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो सब कुछ क्या है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बात किया जाए आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का लिमिट जो होना चाहिए परमिसिबल 0.01 ppm, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए कॉज फॉर रिजेक्शन की, है ना, कॉज फॉर रिजेक्शन की, तो 0.05 mg पर लीटर एज पर 10/500 2012, ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? आर्सेनिक की, है ना, ये मैं आर्सेनिक की ही बात कर रहा हूँ डियर। ठीक है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इसका आंसर उम्मीद करूंगा आप सभी लोग आंसर करोगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, पानी का गंदलापन, है ना। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हमने आपको शायद किसी क्लास में आपको बताया है कि एक क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे, उसको एकदम बढ़िया प्योर शुद्ध वाटर से क्या है इसको भर दोगे, पानी से आपने इसको भर दिया, ठीक है भाई। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होना चाहिए कि एक साइड से देखो दूसरी साइड दिख रहा है क्या है ना, ये होती है ट्रांसपेरेंट। अब मुझे चेक करना है कि ये जो पानी का सैंपल इसमें हमने फिल किया है, ये मेरा टर्बिड है या नॉन टर्बिड वाटर है। अगर ये पानी टर्बिड होगा मारे भाई, अगर आप यहाँ से एक टॉर्च लीजिए, है ना, एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को जैसे ही आप ऑन करोगे, टॉर्च से क्या होगा, लाइट निकलेगी, टॉर्च से लाइट निकलेगी। अगर आपके टॉर्च की लाइट इस तरीके से पानी से पूरी तरीके से पार कर जा रही है ना, क्रॉस कर जा रही हैं सीधे, तो देयर विल बी नो टर्बिडिटी, मतलब पानी जो है आपका टर्बिड फ्री है, वहाँ पे कोई भी टर्बिडिटी नहीं है। अगर आपने टार्च मारा और आपके टार्च की ये जो लाइट थी, है ना, यहाँ पे आई, यहाँ पे कोई छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स पे टकरा के लाइट आपकी इधर ऐसे स्कैटर कर जा रही है, पानी में आपकी लाइट जो है इस तरीके से स्कैटर कर जा रही है, तो इसका मतलब पानी में टर्बिडिटी है, कुछ सस्पेंडेड तैरते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये होता है आपका टर्बिडिटी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10500 मैं बोलूँ या एज पर WHO, है ना, IS 10500 और एज पर WHO क्या होगा आपका, मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर सी आ रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे 200 जो होगा बिल्कुल सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर बात किया जाए, ये तो आपकी क्या हो गई, परमिसिबल लिमिट, या मैं बोलूँ एक्सेप्टेबल लिमिट हो गई या परमिसिबल लिमिट हो गई। अगर मैं बोलूँ काज फॉर रिजेक्शन, है ना, CFR, या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ये मैं बोलूँ तो ये होता है मेरे भाई 1000 मिलीग्राम पर लीटर, 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, कॉज फॉर रिजेक्शन और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है आपसे, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, है ना, रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे यार, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। चलिए सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। देखो हार्डनेस की बात किया जाए, हार्डनेस पानी में जो होता है जनरली दो तरीके का, एक होता है मेरे भाई टेम्परेरी हार्डनेस एंड नेक्स्ट वन जो होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। अगर बात किया जाए टेम्परेरी हार्डनेस तो ये कैल्शियम हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होता है, जिसको कि मैं सिंपली बॉइलिंग करके इसको रिमूव कर सकता हूँ। पानी को, इस पानी को गर्म कीजिए, है ना, बॉयल कीजिए और ये हार्डनेस जो है आपकी रिमूव हो जाएगी। मतलब गर्म कीजिए फिर उसको कूल डाउन कर दीजिए, मतलब ठंडा होने दीजिए, उसके ऊपर एक वाइट क्या है लेयर आपकी जम जाएगी और उसको निकाल दीजिए, वो क्या होगी, आपकी हार्डनेस रिमूव आउट हो गई। परमानेंट हार्डनेस की बात किया जाए, ये होगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड के सल्फेट, है ना, और बाईसल्फेट, सल्फेट और बाईसल्फेट या क्लोराइड के कारण क्या होती है, आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है पानी में। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जियोलाइट मेथड, है ना, जियोलाइट आयन एक्सचेंज मेथड और बहुत सारे मेथड हैं, जैसे यूवी रेज से भी हम लोग करते हैं ना, यूवी रेज से भी, और हम लोग ओजोनाइजेशन से भी क्या करते हैं, इस पानी या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। तो योर आंसर विल बी, है ना, कार्बोनेट। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, इनकी कारण पानी में परमानेंट हार्डनेस आता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे 14 का ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच इज लेस दैन। तो एसिड रेन किसे बोलेंगे हम मेरे भाई, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो एसिड रेन किसे बोलेंगे हम लोग। देखो क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, कार्बन डाई के ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। एसिड रेन कब होता है, जब बारिश के समय में, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना, तो क्या होता है, जब यहाँ से बादल क्या है इस तरीके से बारिश करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो इन्वायरमेंट में हमारी ये गैसेस हैं, ये किसके संपर्क में आएंगी, H2O के संपर्क में आ रही हैं। किसके संपर्क में आ रही हैं, H2O के संपर्क में आ रही हैं। तो दिन हमारा फॉर्मेशन होगा H2SO4 एसिड, फॉर्मेशन होगा H2SO4 एसिड, फॉर्मेशन होगा H2SO4 एसिड, है ना। तो क्या है, H2SO4 जो है एक तरीके का एसिड है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन के लिए जो पीएच होना चाहिए आपका, पीएच कितना होना चाहिए मेरे भाई, किसको यहाँ पे आइडिया है बताइएगा। तो पीएच जो होना चाहिए लेस दैन 5.6, 5 पॉइंट से लेस जो है अगर पीएच, तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, 5.h। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर क्या करोगे, ना तो 7 कर सकते हो ना 8.5 कर सकते हो। ऑप्शन 2 है आपके सामने, ए और बी। करेक्ट आंसर क्या करोगे, तो यार इसके क्लोजेस्ट आंसर को आप लोग आंसर करोगे ना, तो इसका क्लोजेस्ट आंसर आपका बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो होगा आपका बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5.6। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे थोड़ा जीके से रिलेट करते हुए पूछ लिया जाता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल के जो मार्बल्स हैं उनकी सफ़ेद रंग क्या है, मतलब सफ़ेद रंग जो है डल होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो किसकी वजह से, वो एसिड रेन की वजह से, है ना। जब बारिश होता है तो इतना पॉल्यूशन है आगरा जैसे डिस्ट्रिक्ट में आसपास ताजमहल के, है ना, क्या होता है एसिड क्या होता है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन जब किसी टाइल्स या मार्बल पे पड़ती है तो उसके कलर को क्या करती है, डल कर देती है। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी जो होगा डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ब्लू बेबी डिजीज इन चिल्ड्रेन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सल्फेट, एक्सेस नाइट्रेट और एक्सेस क्लोराइड या एक्सेस कार्बोनेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको मेथेग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मेथेग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं। तो ब्लू बेबी डिजीज़ चिल्ड्रेन में जो होती है एक्सेस ऑफ किसकी वजह से, एक्सेस ऑफ मेरे भाई नाइट्रेट, है ना, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी डिजीज़ जो है चिल्ड्रेंस बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
17 में आपसे पूछा जा रहा है एज पर IS 10500 2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। एक्सेप्टेबल लिमिट की बात कर रहा है तो IS 10500 है ना, IS 10500 2012 IS कोड के अकॉर्डिंग है ना, एक्सेप्टेबल लिमिट या मैं इसको परमिसिबल लिमिट बोलता हूँ, या कॉज फॉर रिजेक्शन या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, दोनों बात सेम है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट किसकी बात किया जा रहा है? फ्लोराइड की। एक्सेप्टेबल लिमिट किसकी बात किया जा रहा है? फ्लोराइड की। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जस्ट पीछे आपने देखा है ना, फ्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है मेरे भाई? 1 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होती है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट की बात किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी बात ये समझ में आई है ना? तो डी यहाँ पे आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हो। डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्टिंग में आपने सीखा है तो आंसर कर ले रहे हो, वरना अभी ज़्यादातर लोग 1.5 मिलीग्राम पर लीटर करते हैं आंसर, है ना, जो कि हो जाता आपका गलत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में डियर आपसे पूछा जा रहा है द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाई। पैथोजेंस को हम लोग कैसे किल कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं? क्वेश्चंस का आंसर कीजिए सभी लोग फास्ट। ठीक है, सभी लोग फास्ट आंसर कीजिए। चलिए, ऑप्शन ए क्या है? नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन से क्या होता है मेरे भाई? पानी में नाइट्रिफिकेशन से क्या होता है? जैसे आप जब एल्गी का फॉर्मेशन जब होता है ना, तो एल्गी का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, वो चीज़ याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन या क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे एक ही क्या है ऐसा केमिकल कंपोनेंट है ना, या केमिकल कंपाउंड जो क्या करता है? पानी को पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट करता है, तो वो है मेरे भाई क्लोरीनेशन, है ना। ऑप्शन बी, इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरीन को ऐड करने की प्रोसेस को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं, है ना। पानी में H2O में क्लोरीन को मैं ऐड किया, ये क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के गैस भी आते हैं, गैस फॉर्म में भी आता है, और इसको हम लोग केजी पैकेट में भी आता है। तो इसको पानी में ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोलते हैं, जो क्या करता है? पानी में पैथोजेंस को क्या करता है? किल करने का काम करता है। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ। टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर रहा है यार, है ना। टेम्परेरी हार्डनेस तो दो आपने देखा, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट ऑफ कार्बोनेट एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बात किया जाए, किसकी बात किया जाए मेरे भाई? सल्फेट नहीं होगा, क्लोराइड। इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस पानी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए, फिल्टर एलम यूज्ड एज कोगुलेंट इज फेरस सल्फेट, क्लोरीनेटेड कॉपर, सोडियम एल्यूमिनेट और एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे यार, ठीक है। चलिए, फिल्टर एलम यूज्ड एज कोगुलेंट, है ना। फिल्टर एलम है, ठीक है, कोगुलेंट। चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है ना, फिल्टर एलम की बात किया जाए, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है? एज ए कोगुलेंट क्या है? पानी में यूज़ में लिया जाता है। कोगुलेंट क्या होता है? अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर कोगुलेंट क्या होता है? मेरे भाई देखो क्या होता है, ये हम मान लीजिए कि सेटलिंग टैंक है, यहाँ पे हमने क्या किया? पानी को एंट्री कराया, पानी हमारा यहाँ से एग्जिट कर रहा है ना। तो सेटलिंग टैंक इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी में जो सस्पेंडेड है ना, तैरते हुए डस्ट के पार्टिकल, सिल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो? अपनी ग्रेविटी फोर्स के कारण, है ना, सेटल डाउन कर जाए। कहाँ पे? टैंक के बॉटम पे, है ना, टैंक के बॉटम में सेटल डाउन कर जाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं, है ना, कि वो क्या है? तैरते रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स इवन चार्ज्ड होते हैं ना, जिन पे पॉजिटिव और कुछ पे नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ पे नेगेटिव, ऐसा चार्ज होता है जो पार्टिकल सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही जब आप कोगुलेंट इसमें मिलाते हो, कोगुलेंट में एल्युमिनियम सल्फेट,
है ना, Al2SO4। एल्युमिनियम सल्फेट जैसे ही आप इसमें ऐड किया तो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं अपोजिट चार्ज जिन पे होता है वो पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं। जब चिपक जाएंगे मेरे भाई, एक छोटा पार्टिकल्स एक छोटे दूसरे पार्टिकल से जब चिपकेगा तो मिल के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे और इनका वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा। जब क्या है पानी के डेंसिटी से इनका वेट ज़्यादा हुआ तो ये ऑटोमेटिक क्या है शटल डाउन हो जाएंगे टैंक की बॉटम पे, है ना। तो इस प्रोसेस को मेरे बोलते हैं मेरे भाई सेडिमेंटेशन। तो प्लेन सेडिमेंटेशन जब आप कोगुलेंट नहीं मिलाओगे। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन कब बोलोगे, जब कोगुलेंट लाइक आप एल्युमिनियम सल्फेट आप मिलाया और क्या है पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं, तो इनको हम लोग कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डीज हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीज होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, द टोटल सॉलिड इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। टोटल सॉलिड की बात कर रहा है। टोटल सॉलिड किसी पानी या आप किसी भी सैंपल में बात करें तो टोटल सॉलिड जो होता है डिज़ोल्व प्लस सस्पेंडेड। डिज़ोल्व और सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड और डिज़ोल्व। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी जो हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लान एरिया ऑफ कंटिन्यूस फ्लो टाइप सेटलिंग टैंक इज़ नोन एज। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब मान लीजिए कि ये सेटलिंग टैंक है ना, ये सेटलिंग टैंक है। पानी को मैंने एंट्री कराया, पानी को मैंने मान लीजिए कि ये मैंने पानी को एंट्री कराया, यहाँ से पानी यहाँ से एग्जिट कर गया, है ना। तो ये प्लान है, क्या है, ये टैंक का प्लान है। इसमें मैं लेंथ मानता हूँ, ये है टैंक की लेंथ, ये है, और टैंक की विड्थ ये है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लान टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया या प्लान एरिया। टैंक का प्लान एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज मतलब पानी जितना एंट्री कर रहा है उस डिस्चार्ज का रेशियो किससे, ए प्लान एरिया। तो ये प्लान एरिया लेंथ इनटू विड्थ, प्लान एरिया लेंथ इनटू विड्थ। रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लान एरिया ऑफ कंटिन्यूस फ्लो टाइप सेटलिंग टैंक इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, सभी लोग आंसर करोगे। तो यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना। यहाँ पे देखो इनके यूनिट से खेला, देखो यूनिट से खेला करके देखो, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज की यूनिट होती है और L इंटू बी का मीटर स्क्वायर क्या होगा, यूनिट। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल किया, मीटर पर सेकेंड आया। तो मीटर से पर सेकेंड कहीं ना कहीं हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं। तो वेलोसिटी वो कैसा हो सकती है, ओवरफ्लो रेट हो सकती है, सरफेस लोडिंग रेट भी हो सकता है ना, या ओवरफ्लो रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट आंसर क्या होगा, अब आप लोग बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखो सी आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 22 का यार सी क्यों कर रहे हो दोस्त, अब भी नहीं समझ में आया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्चार्ज को इसके प्लान एरिया लेंथ इनटू विड्थ से जब मैंने डिवाइड किया तो आपको पता है डिस्चार्ज, इस डिस्चार्ज की यूनिट होती है सर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये बात समझ में आती है। और प्लान एरिया है तो स्क्वायर मीटर इसका यूनिट होगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से यूनिट आपको मिल रही मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कहीं ना कहीं आपने क्लास 10 5 6 में पढ़ा होगा मेरे भाई कि इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी डिफरेंट तरीके की हो सकती है। पानी की वेलोसिटी जब क्या है कहीं यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है पानी तो उसको सरफेस लोडिंग रेट बोलेंगे, है ना। ओवरफ्लो, पानी अगर बह रहा है तो ओवरफ्लो बोलेंगे। ओवरफ्लो रेट क्या बोलेंगे, किस रेट से ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये सभी ने सभी एक तरीके का वेलोसिटी है। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन डी जो होगा डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपसे पूछा जा रहा है डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव। डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव। सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, सभी लोग फास्ट आंसर करोगे यार। चलिए सभी लोग फास्ट आंसर कीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर।
बोला जा रहा है डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव। मेरे भाई जो आप डिसइंफेक्शन किसकी कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर की बात किया जा रहा है, जिसको कि हम लोग पोर्टेबल वाटर के नाम से जान सकते हैं, है ना, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर भी इसको बोलते हैं। तो इस पानी का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं। किस लिए करते हैं, ताकि ये पानी हमारा पैथोजन फ्री हो जाए, है ना। पैथोजन्स क्या होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, जो हमारे बॉडी को अटैक कर सकते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या डिसइंफेक्शन किया जाता है, क्या नहीं सर, ऑर्डर के लिए नहीं, कलर के लिए नहीं, बैक्टीरिया और पैथोजन्स के लिए किया जाता है। तो आंसर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। या यहाँ पे पैथोजन भी होता तो आप लोग क्या करोगे, आंसर क्या करते, पैथोजन्स और बैक्टीरिया ही आंसर करते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 23 का डी जो होने वाला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग रॉ सरफेस वाटर टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको बताना है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि मान लीजिए कि कैनाल हो गया या रिवर हो गया, है ना, या मान लीजिए कि पॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सोर्स ऑफ वाटर है। अब मुझे क्या है, एक कम्युनिटी है, एक टाउन है, एक विलेज है, यहाँ पे मुझे पानी को सप्लाई करना है। तो पानी को सप्लाई करने से पहले मैं यहाँ से पानी लूँगा, है ना। पानी लेने से पहले यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, स्क्रीन को लगाऊंगा। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, स्क्रीनिंग। तो पानी को पहले मैं छानूंगा, क्योंकि ये जो कैनाल और रिवर है, कभी कभी देखा होगा आप लोग, उसमें लोग कुत्ते को फेंक देते हैं ना, डेड एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनको नदियों में या नहर में फेंक दिया जाता है। या कभी कभी बहुत ही लोग पूजा पाठ किए और क्या देखोगे, फूल हो गया, नारियल हो गया, और वो सब क्या है नदियों में क्या है बहा देते हैं। वो सब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तैरते हुए फ्लोटिंग मैटर्स हैं, उनको रिमूव आउट करने के लिए पहला जो हमारा ट्रीटमेंट का यूनिट स्टार्ट होता है, दैट इज स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग से लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज़ को मैंने रिमूव कर दिया, जो फ्लोटिंग बॉडीज़ थी। फिर इस पानी को मैं ले आऊँगा, फिर प्लेन सेडिमेंटेशन करूँगा। क्या काम करूँगा मेरे भाई, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WTP, है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे लाऊंगा, इसको हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन कराएंगे। प्लेन सेडिमेंटेशन से मान लीजिए कि पानी गंदा था नदी का, कुछ पार्टिकल्स तैरते हुए फॉर्म में थे, कुछ तो सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना, इस टैंक के बॉटम में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं हुए रिमूव। फिर मैं क्या काम करूँगा, इस पानी में कोगुलेशन, है ना, कोगुलेंट जैसे एल्युमिनियम या फिटकरी को ऐड करूँगा। फिर क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़ के एक हैवी पार्टिकल्स बनाएंगे और वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। वो भी सेटल डाउन हो गए मेरे भाई। फिर अब क्या काम करोगे, कुछ पार्टिकल्स जैसे आयरन और मैग्नीज, ये आपके सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव नहीं होते हैं, तो इनको रिमूव आउट करने के लिए मैं फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करूँगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, फिल्ट्रेशन से पहले हम लोग कभी भी डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे। अगर मैंने क्लोरीन पहले यूज़ कर दिया, उसके बाद फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर मीडिया का यूज़ करूँगा, तो ये जो क्लोरीन है ना, ये क्या काम करेगा, फ़िल्टर मीडिया को ख़राब कर देगा। तो फिल्ट्रेशन के बाद क्या है, क्लोरीनेशन किया जाता है, जिसको कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो पहला बात, नदी में हम लोग क्या काम करेंगे, स्क्रीनिंग के जस्ट बाद क्या फिल्ट्रेशन करेंगे, नहीं सर, तो ये आंसर गलत हो गया। स्क्रीनिंग किया उसके बाद डिसइंफेक्शन कर देंगे कि क्या, नहीं, डिसइंफेक्शन फिल्ट्रेशन के बाद, तो ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंटेशन के बाद डिसइंफेक्शन करेंगे क्या, नहीं सर, ये भी बात गलत हो गया। पहले क्या काम करेंगे, फिल्ट्रेशन देन डिसइंफेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, डी। किस किस को ये बात समझ में आई और किसको नहीं समझ में आई, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये बात समझिएगा कि डिसइंफेक्शन से पहले, फिल्ट्रेशन से पहले मैं डिसइंफेक्शन क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैंने आपको समझाई है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये एक बात बताइए कि सेडिमेंटेशन के बाद आपने फिल्ट्रेशन क्यों नहीं किया, सेडिमेंटेशन के बाद आपने डिसइंफेक्शन क्यों नहीं किया, तो आप बताओगे कि नहीं, आंसर बताओगे कि नहीं यार, क्यों मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डिसइंफेक्शन में मैं क्लोरीन,
या और भी डिसइंफेक्टेंट जो यूज करूँगा वो क्या काम करेगा, फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर मीडिया होता है उसको ख़राब कर देता है, उसको क्लॉग कर देगा, चोक कर देगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो है फिल्ट्रेशन रेट जो है डाउन हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है यार। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिड लाइम इन वाटर विल रिमूव द हार्डनेस वाटर व्हेन इट इज ड्यू टू। क्या पूछा जा रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिड लाइम इन वाटर विल रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन इट इज ड्यू टू। हमने आपको क्या बताया मेरे भाई, हार्डनेस, है ना, हार्डनेस के बारे में आपको बताया कि हार्डनेस आपकी पानी में दो तरीके से होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है मेरे भाई परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के कारण, जिसको कि मैं पानी को उबाल दूं और उबाल करके ठंडा कर दूं तो वो पानी में हार्डनेस आपकी रिमूव हो जाएगी। कभी कभी ये आपने स्टूडेंट लाइफ में भी किया होगा, है ना, कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, रूम लेकर रहते हो, है ना, सीधा जो पानी सप्लाई वाला होता है उसी को पीने के लिए यूज़ में लेते हो। कभी कभी वो जो पॉल्यूटेड होता है आपको लगता है तो फिर क्या करते थे, गैस पे आप उस पानी को गर्म करते थे और ठंडा होने के बाद क्या है उस पानी का यूज़ करते थे। तो वो आपने क्या किया मेरे भाई, पानी की हार्डनेस को रिमूव किया था। ठीक है, आई बात समझ में। या दूसरा इसमें हम लोग सिंपली लाइम को मिला दें तो टेम्परेरी हार्डनेस आपकी रिमूव हो जाएगी। बाकी परमानेंट हार्डनेस के लिए कई सारा मेथड, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, है ना, यहाँ पे यूवी रेज के द्वारा, ओजोनाइजेशन के द्वारा बहुत सारा टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई 25 का कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए की बात किया जाए नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड, तो नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड के कैल्शियम, इनके कारण क्या है परमानेंट हार्डनेस पानी में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ कोगुलेंट। कोगुलेंट के तौर पे कौन सा यूज़ में नहीं लिया जाता है। तो सभी लोग फास्ट आंसर करो यार, है ना, सभी लोग फास्ट। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द नॉट यूज्ड एज ए कोगुलेंट, कॉपर, सोडियम कार्बोनेट, एलम और फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो मेरे भाई कॉपर के बारे में आपको पता है, कॉपरस, है ना, कॉपरस है, कॉपर नहीं, कॉपरस है, इसका यूज़ करते हैं। एलम का यूज़ करते हैं, फेरिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, है ना, इसका हम लोग एज ए कोगुलेंट यूज़ में नहीं लेते हैं। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे, है ना, चौधरी साहब ने आंसर गलत किया है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, पूछा गया है नॉट यूज्ड एज ए कोगुलेंट, तो करेक्ट आंसर आप क्या करोगे, बी करोगे ना। अगर पूछा जाता कि कौन सा कोगुलेंट बेस्ट कोगुलेंट है तो एलम आप आंसर करते। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इज जनरली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, एल्कलीज एंड एसिड, कॉपर आयरन, या ऑफ ग्लूटाटाइल्डिहाइड, है ना, या क्लोरीन। Which of the following oxidizing chemical is generally used for disinfection of drinking water in water treatment plant। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो which of the following oxidizing chemical is generally used for disinfection, किसके लिए, डिसइंफेक्शन की बात कर रहा है, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो एल्कलीज एंड एसिड, इसका यूज क्या आप ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्शन के लिए करोगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, क्या करना है आपको, एलिमिनेट करना है सिंपली। ऑप्शन बी इज कॉपर आयरन, कॉपर आयन नहीं यूज़ करते हैं। ग्लूटाटाइल्डिहाइड नहीं करोगे आप। क्लोरीन जब आपके सामने है तो आप क्लोरीन का यूज़ कीजिए। क्लोरीन इज बेस्ट कोगुलेंट, क्लोरीन इज बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। करेक्ट आंसर आपका बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
है ना। 28 में आपसे पूछा जा रहा है द कोगुलेंट एलम यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए सोडियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी इज एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड एंड ऑप्शन डी इज फेरिक सल्फेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? कोगुलेंट एलम यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज। चलिए, गर्मी बहुत है भाई, है ना, गर्मी तो यार। चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट। जिस तरीके से जो जुनून आप लोगों में देखने को मिल रहा है ना मेरे भाई, पढ़ने के प्रति, सिलेक्शन के लिए आप जिस तरीके से, है ना, दिख रहे हो कि आप बेताब हो कि आप सिलेक्शन हो इस बार, जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आपका डेडिकेशन है, वाकई में यार काबिले तारीफ़ है यार। आप लोग वाकई में, है ना, जब भी क्लास होती है आप लोग आते हो, अच्छे से क्लास को अटेंड करते हो, स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यही चीज़ होना चाहिए एक सिलेक्शन के लिए ना। आपका डेडिकेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके सिलेक्शन के लिए आपका डेडिकेशन है ना, आप अपने एम के लिए कितने भूखे हो, कितने प्यासे हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट नहीं, फेरिक क्लोराइड नहीं, फेरिक सल्फेट भी नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है आपसे द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी इज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यार, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया रहा है? द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी इज रिंग सिस्टम, डेड सिस्टम, रेडियल और ग्रिड आयरन सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पे बिल्कुल आप सभी ने शानदार आंसर किया मेरे भाई, है ना। रेडियल सिस्टम जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियल सिस्टम में, है ना, क्या होता है? वाटर जो है बाहर वाटर मेन पाइप क्या है आपकी बिछाई जाती है, उसके बाद यहाँ से पानी अंदर की ओर क्या होता है सप्लाई किया जाता है कम्युनिटी की तरफ, है ना। इस तरीके से पानी क्या होता है आपका सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन साइफन टू प्रोवाइड। एयर वेसल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जिसने मेरी थ्योरी क्लास की होगी यार, जीवन में कभी नहीं भूलेगा कि एयर वेसल और, है ना, ड्रेन ऑफ वेसल कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मान लो कि पानी क्या है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल होके आ रहा है, यहाँ से यहाँ होके पानी ट्रेवल हो रहा है। ए से बी की सोर्स ए से सोर्स बी की ओर पानी क्या है ट्रेवल कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जनरली हमारा जो एयर रिलीफ वाल्व होता है ना, वो कहाँ होता है? समिट पॉइंट पे होता है। कहाँ पे? समिट पॉइंट पे होता है। तो ये हमारा एयर रिलीफ वाल्व होगा, एयर रिलीफ वाल्व। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए डियर, है ना, हमारा ड्रेन ऑफ वाल्व कहाँ होगा? जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी पानी आने के बाद यहाँ जा रहा है, यहाँ कुछ टाइम के लिए पानी हो सकता है रेस्ट करे, तो रेस्ट करेगा तो यहाँ सिल्टिंग की पॉसिबिलिटी होगी, सिल्ट जमा होंगे, तो हमारा यहाँ पे स्कोर वाल्व और ड्रेन ऑफ वाल्व, है ना, ड्रेन ऑफ वाल्व या स्कोर वाल्व आपका यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है ना। तो योर आंसर विल बी इंक्रीज वेलोसिटी, मेंटेन प्रेशर डिफरेंस, ऑप्शन सी इज, है ना, अवॉइड इंटरप्शन, या ऑप्शन डी इज इंक्रीज डिस्चार्ज। तो एन एयर वेसल इज प्रोवाइड एट समिट किस लिए किया जाता है? इंक्रीज वेलोसिटी के लिए नहीं, मेंटेन प्रेशर डिफरेंस, अवॉइड इंटरप्शन इन फ्लो या इंक्रीज डिस्चार्ज। तो क्या काम करता है मेरे भाई? जैसे ही पानी जब हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर ट्रेवल करता है तो पॉसिबिलिटी होती है बैक फ्लो के कारण यहाँ पे एयर क्या है इस पाइप में, है ना, एक्सेस एयर भर जाए, बैक फ्लो के कारण एक्सेस एयर। तो इस एक्सेस एयर को रिलीव करने के लिए, अगर रिलीव नहीं करोगे उसको, है ना, उसको रिलीज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा इंटरप्शन, है ना, प्रवाह में रुकावट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा?
यहाँ पे करेक्ट आंसर डियर क्या हो जाएगा, तो यह आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आपसे पूछा जा रहा है द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजुअली, है ना, मतलब देखो पाइप नेटवर्क्स इस तरीके से फैलाए गए, है ना, पाइप नेटवर्क इस तरीके से फैलाए गए। ये हमारी पाइप मेन थी, है ना, वाटर मेन थी, और क्या है घरों तक क्या है पानी को पहुंचाया गया, है ना, घरों तक पानी को क्या है पहुंचाया गया। तो अब क्या है पानी घरों तक तो पहुंच गया, लेकिन घरों में मैंने नहाने में, खाना बनाने में, हाथ धुलने में, है ना, और साथ ही वाटर क्लोसेट में आपने फ्लशिंग के लिए यूज़ किया, तो वो वेस्ट वाटर फिर से क्या होता है ना, वेस्ट वाटर पाइप के थ्रू क्या होता है सीवर मेन जो गली में होती है वहाँ पे आता है। तो जो घरों से फ्रेश सीवेज होता है, तो मेरे भाई कौन सा पानी है जो आपने फ्रेश वाटर को सप्लाई किया। फ्रेश वाटर की पीएच जनरली कितना होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर 6.52, सॉरी ये लॉक हो गया, ठीक है, 6.5 to 8.5 के बीच होता है फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर का पीएच। तो ये जनरली क्या होता है स्लाइटली बेसिक नेचर होता है ना, ये आपने देखा था। तो क्या होगा आपका लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 और 0, 0 तो होगा ही नहीं यार, इक्वल टू 7 होगा ही नहीं, है ना, लेस देन 7 होगा या मोर देन 7 होगा। तो बेसिक नेचर का होता है। तो करेक्ट आंसर आप क्या करोगे, करेक्ट आंसर क्या करोगे भाई, सभी लोग फास्ट आंसर करोगे। तो मोर देन 7 आप स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा, है ना, आंसर विल बी ऑप्शन बी। एसिडिक कब होगा, जब क्या है घरों से वेस्ट वाटर आया सीवर लाइन में, है ना, कई दिनों तक क्या है ट्रेवल करते करते एसटीपी तक पहुंच रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक। देखोगे वो पानी धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगता है, जो पानी सीवेज वाला है वो ब्लैकिश होने लगता है, ब्लैक कलर का। तो वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, क्या एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में वो क्या होता है फ्रेश सीवर, वो पीएच आप कह सकते हो फ्रेश वाटर के ही इक्वल होता है। तो वो होता है आप मोर देन 7 आप करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव एक्वेटिक लाइफ इज। तो एक्वेटिक लाइफ देखो यार, गर्मियों में इंसानों की ये हालत कितना बुरी हो चुकी है। इस समय जो टेम्परेचर है आप सोच सकते हो, है ना। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए, है ना, जो जैसे रिवर हो गया या कोई पॉन्ड हो गया, इसमें पानी है, पानी में एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक, है ना, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं जैसे लाइक फिश, है ना, ये हमारी मान लीजिए एक फ़िश है, ठीक है, ये हमारी फ़िश है। तो ये क्या है मेरे भाई, फ़िश को ज़िंदा रहने के लिए इस पानी में मिनिमम जो DO वैल्यू होना चाहिए, डिज़ोल्व ऑक्सीजन 4 ppm होना चाहिए, 4 ppm होना चाहिए। एक बात बताइए, इस रिवर में या इस पॉन्ड में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कब मैक्सिमम होगा, सुबह के टाइम में या जब दोपहर का टाइम होगा तब। दोपहर के टाइम में डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगा या सुबह के टाइम में, बताइए क्या, हाँ कब होगा यार। सभी लोग अपने दिमाग का यूज़ करके आंसर कीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे जब सूर्य क्या होगा आफ्टरनून या नून में 12 बजे दोपहर में, इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन अधिकतम होगा, या सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में ज़्यादा होगा दोस्त, क्या होगा मॉर्निंग में ज़्यादा होगा, है ना। यही वजह है कि पानी जब देखोगे गर्मियों से पहले, मतलब फरवरी मार्च की बात करोगे, तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जैसे मछलियाँ हैं ना, बहुत ही इजीली अपना जीवन यापन कर सकती हैं। लेकिन इस समय क्या होता है, यहाँ पे पानी गर्म होने की वजह से जो टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या है, इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है डे बाय डे घटता जाता है, डे बाय डे घटता जाता है। यही रीज़न है कि आज के समय में जाओगे जिस भी पॉन्ड में मछलियाँ होंगी ना, देखोगे कुछ मछलियाँ क्या हैं मर जाती हैं, कुछ मछलियाँ इस समय मर रही होंगी। रीज़न यही है कि वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन घट गया, पानी क्या है उबल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस का 20 होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यार, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दी ओवरहेड टैंक लोकेटेड एट रिलेटिवली हायर एलिवेशन इज एग्जाम्पल फॉर। तो पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ओवरहेड टैंक लोकेटेड एट रिलेटिवली हायर एलिवेशन, मतलब क्या कर रहे हो आप, ये ओवरहेड जो टैंक्स हैं, है ना, ओवरहेड जो टैंक्स हैं वहाँ पे क्या है पानी को इस तरीके से क्या है सप्लाई कर रहे हो, है ना, पानी को इस तरीके से आप
कहाँ पे ले जा रहे हो, पानी को ओवरहेड टैंक में इस तरीके से ले जा रहे हो। तो यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो ग्रेविटी फ्लो के कारण पॉसिबल है, या बोथ ग्रेविटी एंड प्रेशर फ्लो या प्रेशर फ्लो के कारण पॉसिबल है। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा ग्रेविटी सिस्टम काम नहीं करेगा मेरे भाई, है ना। प्रेशर फ्लो का यूज़ करेंगे, पंप हम लोग लगाएंगे, है ना। हाई पावर के, कई हॉर्स पावर के हम लोग पंप क्या है जगह जगह पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डीज होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ग्रेविटी एंड प्रेशर नहीं दियर, है ना, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर 34 का क्या होगा करेक्ट आंसर। द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज 90%, 99, 99.90 या 99.99। अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कोई भी सीवेज की अगर मैं बात करूं, सीवेज की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ पे इस सीवेज में सॉलिड और वाटर दोनों होता है। सॉलिड की बात करें तो 0.1% होता है, और वाटर की बात करें तो 99.90% होता है। कितना होता है, 99.90%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 90% नहीं यार, 10% सॉलिड, क्या बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं होता है दोस्त, है ना। 34 का सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग यार, अच्छा कौन कौन लोग नए हो यार, आज पहली क्लास मेरी आप सभी में से कौन लोग देख रहे हो, एक बार बताइएगा कमेंट करके। बाकी जो एप्लीकेशन में मेरे से पढ़े होंगे यार, आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सारा चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके चीज़ों को आपको डिलीवर किया गया है ना, ठीक है। चलिए तो आज आप सभी में से फर्स्ट क्लास किसकी है, मेरे से जो लाइव जुड़े हो यार, और क्लास कैसी लगती है यार, क्लास के बाद तो ज़रूर कमेंट कर दिया करो, है ना। वो क्लास मैं देखता हूँ, रीड करता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, और मेहनत करने की अंदर से मोटिवेशन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लास क्या हो गया भाई, बफरिंग कर रहा है क्या यार। वैसे 2 क्वेश्चंस और बचे थे यार, है ना, तो कोई बात नहीं यार, है ना। यहीं पे करते हैं इस सेशन को एंड। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैरेक्टर ऑफ वेस्ट वाटर, है ना। चलिए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, ऑर्डर, कलर, टेम्परेचर या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एड करते हैं यार, है ना, यहीं पे एंड करते हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आप बेहतरीन तरीके से, थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने जो क्लास को ज्वाइन किया। अगर अभी भी समय है, अगर आप लोग कवर करना चाहते हो अपकमिंग जो वैकेंसीज़ हैं, या इस वैकेंसी जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो भी आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच यार, आज की सेशन को करते हैं यहाँ पे एंड, और आप सभी लोग इस तरीके से, इस एनर्जी के साथ मेहनत करते रहिए। धन्यवाद सो मच।